हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आज के लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले मैसूर के बारे में जानते हैं कि मैसूर डायनेस्टी जो था, जिसको वॉडिया डायनेस्टी भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये मैप देखिए आप, इस एरिया में ये विजयनगर अंपायर हुआ करता था, ठीक है। ये विजयनगर अंपायर हुआ करता था। और 1565 ईस्वी में जो तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद इस विजयनगर अंपायर का डिसइंटीग्रेशन होता है। ये छोटे छोटे राज्य में टूट जाता है। उन्हीं में एक राज्य था जो कि वोडिया डायनेस्टी, एक हिंदू डायनेस्टी था। ये इसका गठन होता है, ठीक है। तो यही वोडिया डायनेस्टी आपका मैसूर डायनेस्टी है। 18th सेंचुरी में जो मैसूर के जो राजा थे, उनका नाम था चिक्का कृष्ण राय, ठीक है। और उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन में, राजपाट में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं था, वो ध्यान नहीं देते थे। तो राजपाट चलाने का काम उनका जो दो मिनिस्टर था, जिनका नाम था देवराज और नंदराज, ठीक है। ये दोनों मिलके राजपाट को चला रहे थे, ठीक है। देवराज और नंदराज, ये दोनों मिलके राजपाट चलाते थे। उसी टाइम में क्या हुआ कि जब राजा कमजोर था, इनका इंटरेस्ट नहीं था, तो जो मराठास थे, जो उनके नेबरहुड में जो मराठा थे, या इधर यहाँ पे हैदराबाद निजाम थे, तो ये लोग का लगातार जो है मैसूर पे ये लोग अटैक करते थे और यहाँ से लूटपाट किया करते थे। और मराठा के बाद आप लोग जानते हैं कि मराठा जो भी इन्वेजन करते थे, वहां से वो लोग हफ्ता वसूल करते हैं, जिसको हम लोग चौथ बोलते हैं, ठीक है। तो मराठा का और निजाम हमेशा इस पे इन्वेट करते थे मैसूर पे, और बहुत सारा धन यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते थे। वॉर में मैसूर की पराजय होती थी और उसके बदले में मैसूर से बहुत सारा धन लेके ये लोग निजाम और मराठा ले जा रहे थे, ठीक है। तो रेपिटेड इन्वेशन ऑफ मराठा एंड निजाम ट्रूप्स हुआ करता था इन दिनों में, जब चिक्का कृष्ण राज का शासन चल रहा था। उसी टाइम पे क्या होता है कि इतना जो क्योस मचा होता है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है सेंटर में, क्योंकि इतना कोई स्ट्रांग रूलर है नहीं मैसूर में जो कि डिफेंड कर सके। उसी टाइम में हैदर अली जो है, उनका अपॉइंटमेंट होता है घुड़सवार के रूप में मैसूर आर्मी में, ठीक है। और ये एक पढ़ा लिखा नहीं होता है हैदर अली, लेकिन बहुत ही इंटेलेक्ट होता है और बहुत एनर्जेटिक होता है। और डिप्लोमेटिक स्किल भी इनका जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये हॉर्समैन से अपने आप को प्रमोट, अपने जो इनका जो हुनर था, इसकी वजह से वो प्रमोट होते होते वो कमांडर इन चीफ बनते हैं मैसूर आर्मी का। और फिर धीरे धीरे 1761 में ये डी फैक्टो रूलर बन जाएंगे मैसूर के। राजा अभी भी कृष्णराज रहेंगे, लेकिन ये मैसूर का जो चलाना का शासन काल जो चलाएंगे, वो एक चलाने का काम कौन करेगा, अब हैदर अली करता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंटेलेक्ट और बहुत एनर्जेटिक आदमी था, ठीक है। तो देखिए हैदर अली ने क्या क्या काम किया। इसने दिंडीगुल, जो अभी तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पे फ्रेंच की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से वहां पे एक आर्म फैक्ट्री का शुरुआत किया, ठीक है। जहाँ पे शस्त्र बना करते थे। क्योंकि इन्हें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ये देखे कि जो मराठा लोग हैं और जो निजाम लोग हैं वो काफी ज्यादा तेज तरार है, और मराठा का जो है वो वॉर टेक्निक जो है गुरिल्ला वॉरफेयर होता था, तो उससे निपटने के लिए इन्हें लगा कि हमें भी अपनी जो सेना है उसको उस ढंग से तैयार करनी होगी, ताकि हम लोग उससे, मराठा से और निजाम से बदला ले सके या फिर उनको रोक सके, ठीक है। और हैदर अली के टाइम में ही जो है पॉलीगर्स, जो कि साउथ इंडिया में जमींदार लोग को बोलते हैं, उनको भी इन्होंने मजबूर कर दिया था सबमिशन के लिए। इसका मतलब कि जब कृष्ण राज का जब समय चल रहा था, तो पॉलीगर्स जमींदार जो थे, वो अपना जो टैक्स कलेक्ट करके वो राजा को दे नहीं रहे थे मशहूर को। लेकिन इनके समय में, हैदर अली के टाइम में, जो पॉलीगर्स थे, वो भी जो भी टैक्स में कलेक्शन था उसका जो पार्ट है, वो मैसूर को जो जाना चाहिए था, वो कंटिन्यूअसली देना शुरू कर देते हैं। तो एक फिनेंशियली भी मैसूर इस टाइम में, हैदर अली के टाइम में, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइम में क्या होता है कि मराठा का जो युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठाओं का हार होता है। उसमें बहुत बड़ा सेटबैक लगता है मराठा को। लेकिन उसके बाद जो है माधवराव, जो है माधवराव फर्स्ट जो है, उनके काल में मराठा फिर से अपने आप को रिकवर करेगा। और रिकवर करने के बाद वो, उनका फिर से आक्रमण हुआ कहाँ पे, अपने आसपास में फिर से आक्रमण करेंगे, और अपना जो पॉलिटिकल उनका जो प्रभुत्व था, वो जो खत्म हो गया था पानीपत के युद्ध, तीसरे युद्ध के बाद, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगे माधवराव फर्स्ट, ठीक है। तो माधवराव फर्स्ट के टाइम में 1764 में, 1766 में और 1771 में मराठाओं का अटैक होगा मैसूर पे, और मैसूर से काफी ज्यादा धन लेके मराठा यहाँ से जाएंगे। लेकिन 1772 में जब माधवराव का जब मृत्यु हो जाता है, उसके बाद हैदर अली जो है वो मराठाओं से युद्ध लड़ेगा, और धीरे धीरे करके जो भी टेरिटरीज जो है, जो भी
हिस्सा जिसने मैसूर से मराठाओं ने छीन लिया था उसे ये वापस लेते हैं और फिर हैदर अली निजाम से भी बहुत सारा युद्ध करेगा और अपना जो हिस्सा जो है वो वापस लेगा। तो इस तरह से जो है हैदर अली अपने आप को फिर से स्टैब्लिश कर रहा था मैसूर डायनेस्टी में। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, इसका क्या कारण था और इसके क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, वॉर के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द वॉर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया। ठीक है, इसमें रिजल्ट क्या होगा, मैसूर जीत जाता है। ठीक है, और देखिए पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था तो उस समय ब्रिटिश में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेरेलस्ट थे। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का कारण क्या था, हैदर अली अटैक्ड नवाब ऑफ आरकोट। तो देखिए क्या था कि जब हैदर अली खुद को स्टैब्लिश कर रहा था तो उस टाइम में हैदर अली जो है, अब कोई भी राजा अपने आप को स्टैब्लिश करता है तो वो अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा। तो हैदर अली ने जो है नवाब ऑफ आरकोट पे अटैक करता है, आरकोट पे ये अटैक करेगा। और आरकोट जो है, पहले हम लोग ने देखा था कर्नाटिक वॉर में कि आरकोट वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटिक वाला क्षेत्र है, वो ब्रिटिश के मदद से वहां पे कर्नाटिक का जो साम्राज्य चल रहा था वो ब्रिटिश की मदद से चल रहा था। ठीक है, तो आरकोट में अगर ये हैदर अली अटैक करता है तो ब्रिटिश के अलाई हैं ये लोग ब्रिटिश से दोस्ती है उनका, तो ब्रिटिश आरकोट की तरफ से युद्ध लड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या है कि इंग्लिश जो है, ब्रिटेन जो है क्या करेगा, निज़ाम को, क्योंकि देखिए हैदर अली का ऑलरेडी निज़ाम से और मराठाओं से शुरू से दुश्मनी चल रहा है, क्योंकि पहले निज़ाम और मराठा हैदर अली के स्टेट पे, मैसूर पे वो लोग अटैक करते हैं, लूटपाट करते हैं और ले जाते हैं यहाँ से बहुत सारा पैसा ले जाते हैं। फिर जब हैदर अली खुद को स्टैब्लिश कर लेता है तब वो अपना एक्सपेंशन करता है और मराठाओं से अपना सारा चीज़ वापस लेता है और रेगुलरली अटैक करता है मराठा पे और निज़ाम से। तो निज़ाम और मराठा का जो मैसूर शहर है, ये राइवलरी शुरुआत से चल रही थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए इंग्लैंड क्या करता है कि इंग्लिश वाले क्या करेंगे कि निज़ाम और मराठाओं को अपनी ओर मिला करके और ये तीनों मिलकर के हैदर अली पे अटैक कर देंगे। और हैदर अली उस युद्ध में कमजोर पड़ रहा था, लेकिन उसी टाइम में हैदर अली अपना जो डिप्लोमेटिक स्किल जो है उसके मदद से क्या करेगा कि निजाम और मराठा को अपने साइड में मिला लेता है। मराठा को बहुत सारा धन दे देगा और उसको न्यूट्रल कर देगा और निजाम को बोलेगा कि आप नवाब फारकट पे हम लोग वहां पे अटैक करते हैं और जो भी यहाँ से टेरिटरी जीतेंगे तो वो हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे निजाम के साथ। तो निजाम हैदर अली के साथ आके मिल जाता है और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि मैसूर का युद्ध जो है हैदर अली जीत जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ मैसूर साइन हो। तो देखिए जब इन दोनों के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध काफी दिनों तक चला, लगभग 1.5 साल तक युद्ध चल रहा था और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। तो हैदर अली ने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और वो क्या किया कि जब इनका जब युद्ध हो रहा था तो मद्रास का जो भी टुकड़ी थी, सेना की टुकड़ी थी ब्रिटिश का, वो लोग युद्ध में लगाए हुए थे हैदर अली के खिलाफ में। ठीक है, आरकोट में। तो मैसूर के हैदर अली ने अपना प्लान को चेंज किया और वो अचानक से मद्रास के सामने जाके वहां पे हमला कर देते हैं। और मद्रास में कोई सेना टुकड़ी रहती नहीं है वैसा कि वो डिफेंड कर सके, तो वहां पे बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाता, क्योस मच जाता है और ब्रिटिश जो है अपना मद्रास प्रेसिडेंसी उनका हैदर अली के हाथ में जा रहा था, तो वो विवश हो जाते हैं और जो ट्रीटी साइन कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, तो ये मद्रास है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। इस ट्रीटी के में क्या बोला गया कि जो भी टेरिटरीज ब्रिटिश ने या फिर मद्रास ने एक दूसरे का जीता इस 1.5 साल में, तो वो जैसे है सबको रिटर्न कर देना। जो भी ब्रिटेन ने जो जीता है उसको वापस ब्रिटेन को मैसूर वापस करेगा और मैसूर वाला जो किंगडम जो जीत चुका है ब्रिटिश, वो उसको वापस करेगा। तो रिटर्न ऑफ टेरिटरीज हो जाएंगे, मतलब युद्ध के पहले का जो स्थिति है वो फिर से मेंटेन कर लिया जाएगा। जो वॉर प्रिजनर्स थे, जो कैदी बनाए गए हैं वॉर के दौरान, उनको भी रिटर्न करना था इस ट्रीटी के तहत। ठीक है, और इंग्लिश ने ये प्रॉमिस किया था हैदर अली को कि जब भी जरूरत होगी, जब मैसूर पे किसी का अटैक होगा तो इंग्लिश मैसूर का हेल्प करेंगे। ये इस ट्रीटी में इन्होंने आश्वासन दिया था मैसूर को, हैदर अली को। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ कि निजाम जो है, जो हैदर अली का सपोर्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि उसे लगा था कि जीतने के बाद कुछ मुझे मिलेगा। नवाब वाला जो आरकट वाला क्षेत्र है, जीता हुआ कुछ क्षेत्र उसे भी मिलेगा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं वहां से। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगा इस वॉर के बाद से, क्योंकि वो तो लड़ा था क्योंकि उसे लगता था कि उसे कुछ हिस्सा मिलेगा वॉर के बाद में, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद 11 साल तक सब कुछ स्मूथ चल रहा था, अपना ये लोग राजपाट संभाल रहे थे, बढ़िया सब कुछ चल रहा था। फिर क्या होता है कि मराठा जो है वो अटैक करते हैं मैसूर पे, और मैसूर पे अटैक करते हैं तो मैसूर जो हेल्प मांग रहा है इंग्लैंड से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से हेल्प मांगता है कि आप हेल्प करो मुझे मराठा के खिलाफ, लेकिन उस टाइम में जो है इंग्लिश का जो हेल्प है वो आएगा नहीं मैसूर के लिए। ये एक कारण बन जाता है कि इंग्लिश ने जो मद्रास का जो ट्रीटी हुआ था उसको उन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो द ब्रेच ऑफ ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है,
ये एक कारण होगा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। और उसी समय जो तत्कालीन जो कारण बन जाएगा, ये तो एक रीजन है क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटी ब्रीच कर दिया है इंग्लिश ने, तो दोनों के बीच बीच युद्ध हो सकता है कभी भी। और तत्काल कारण क्या बनता है कि उसी समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है अमेरिका में। तो वहां पे भी ब्रिटिश का कॉलोनी था वहां पे, तो जो भी रिबेल्स थे जो इंग्लिश को अपोज कर रहे थे, ब्रिटेन का वहां पे अपोज कर रहे थे, उनका सपोर्ट फ्रांस वहां पे कर रहा था। तो मतलब वहां पे फ्रांस जो है वो इंग्लिश के अगेंस्ट में खड़ा था। ठीक है। तो इंग्लिश वाले यहाँ पे क्या करेंगे कि इंग्लिश वाले देख रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी कि हैदर अली का जो है फ्रांस से बहुत ज्यादा मिलना जुलना है, और फ्रांस जो है बहुत सपोर्ट करते हैं हैदर अली का। क्योंकि जो मराठा के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, तो इसमें इंग्लिश तो सपोर्ट करने नहीं आए थे, लेकिन फ्रेंच ने बहुत सारा सपोर्ट किया था हैदर अली को। किससे किससे? अपना जो मिलिट्री दिए थे, फिर जो भी हथियार या फिर गोला बारूद मुहैया कराया था फ्रांस ने हैदर अली को इस मराठा के खिलाफ युद्ध में। तो इन दोनों में नजदीकियां बढ़ी हैदर अली और फ्रांस के बीच में। तो ये ब्रिटिश को रास नहीं आ रहा था कि हैदर अली और इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ेगी, तो जो भी कंसेशंस जो अभी तक ब्रिटिश लिया कर रहा था, वो कंसेशन अब जाके किसको? फ्रांस को मिलेगा। और इंग्लिश को ये फिर से डर था कि कहीं कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रांस को तो बहुत मुश्किल से दबाया गया है, ऐसा ना हो कि फ्रांस फिर से खुद को स्टैब्लिश कर ले साउथ इंडिया में। तो इसी डर से क्या था कि इंग्लिश ने क्या करेगा कि वो माही जो है, जो हैदर अली ने फ्रांस को दे रखा था, एक पोर्ट था जो फ्रांस को दे रखा था हैदर अली, वो टेरिटरी माही जो है वो मद्रास, ये मैसूर प्रेसिडेंसी में था, और ये टेरिटरी माही जो है वो फ्रांस को दिया गया था फॉर ट्रेड पर्पस, ट्रेड के लिए दिया गया था। तो इंग्लिश वाले क्या करेंगे? माही को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि माही के थ्रू उनका बहुत सारा ट्रेड होता था, तो कैप्चर कर लेते हैं। तो हैदर अली क्या करता है कि वो बहुत ज्यादा डिफेंड हो जाता है कि ये मेरा जो ये माही जो है वो मैसूर का जो प्रोविंस है इसमें पड़ेगा, और इंग्लिश इस पे अटैक करके और इसको कैप्चर करेंगे, तो ये हैदर अली का तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि ये मेरे राज्य पे, मेरे सॉवरेनिटी पे अटैक है। किसका? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जाहिर सी बात है कि वो रेप्लिकेट करेंगे और युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बोलेंगे। ये 1780 से 1784 तक चलेगा, और ये वॉर दोनों 4 साल तक युद्ध करते रहेंगे, और लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। ठीक है। तो देखिए युद्ध के दौरान क्या होता है कि शुरू में हैदर अली क्या करे, मराठा को और निजाम को इस बार वो अपने साथ मिला लेगा और इंग्लिश के खिलाफ युद्ध करना शुरू करता है। लेकिन मीन वॉल जो है, इंग्लैंड क्या करेगा कि मद्रास और निजाम को अपने एंड में मिला लेगा, क्योंकि निजाम को तो ऑलरेडी पहले ही ब्रिटिश अपॉइंटमेंट मिला था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो इंग्लैंड इसका फायदा उठा करके वो अपने खेमे में ले आएगा मराठा को और निजाम को। ठीक है। तो मराठा को ये लोग न्यूट्रल कर देंगे, और उस टाइम भी देखिए मराठा इस वॉर से साइड हो जाता है, इसलिए भी क्योंकि उसी दौरान जो है एंग्लो मराठा वॉर होता था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक लड़ी गई थी। और इस युद्ध के बाद जो ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई के तहत जो है मराठा और इंग्लैंड एक दूसरे से नहीं भिड़ेंगे, ऐसा ये ट्रीटी ऑफ सालबाई में कहा गया था। तो यहाँ पे मराठा जो है इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा, तो मराठा यहाँ से साइडलाइन पकड़ लेगा, यहाँ से छोड़ देगा युद्ध को बीच में ही। और निजाम को जो है ये हैदर अली से अलग करके इंग्लिश अपने में मिला लेगा कि जब भी हम लोग अगर हैदर अली पे जीत हासिल करेंगे तो टेरिटरी जो है वो शेयर किया जाएगा आपके साथ। तो इस कंडीशन पे निजाम को अपनी तरफ मिला लेगा। तो देखिए इस युद्ध के दौरान क्या होगा, 1781 में जो है मैसूर का जो हैदर अली है वो ब्रिटेन का कॉर्नल बैली इनको हराता है। ठीक है, 1781 में। ठीक है। इसी समय जो है आयर कूट जो है वो बहुत ज्यादा एबल जो कमांडर हैं, वो इंग्लिश की तरफ से आएंगे और निजाम को अपने एंड मिला लेते हैं, मराठा को वहां से न्यूट्रल करके साइड कर देंगे। ठीक है। और हैदर अली और इंग्लिश के बीच में पोर्टो नोवा में युद्ध होता है। उस पोर्टो नोवा के युद्ध में, जो कि नवंबर 1781 में लड़ा जा रहा था, उसमें हैदर अली पराजय हो जाता है। और 1782 में जो है, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, वो कैंसर की वजह से हो जाती है। तो वॉर 1780 से 84 में चल रहा है। 81 में बैली को हराया हैदर अली ने, फिर 81 के नवंबर में आयर कूट से हार जाता है हैदर अली, और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब जो वॉर है कंटिन्यू कौन करेगा? टीपू सुल्तान वॉर को कंटिन्यू करता है, जो कि हैदर अली का पुत्र था। ठीक है। तो देखिए 1782 से 1784 तक लगातार टीपू सुल्तान और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ा जाएगा, और वो इनकंक्लूसिव रहेगा। दोनों खेमा में से कोई भी जीत नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली वो लोग बहुत तंग आ जाते हैं इस युद्ध से, और दोनों आपस में एक ट्रीटी करेंगे, जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोलेंगे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की समाप्ति हो जाती है। ठीक है।
इस ट्रीटी के तहत भी यही होगा कि जो भी टेरिटरी जीता गया था, जो वॉर के पहले की जो स्थिति थी, वही सेम स्थिति बनाई जाएगी। तो रिटर्न ऑफ टेरिटरीज हो जाएगा जो भी जीता गया इस दौरान। और 1780 के पहले जो भी पोजीशन था ब्रिटेन का या फिर मैसूर का, वो उसे मेंटेन फिर से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 साल ठीक रहता है, फिर 1790 में तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर का कारण क्या है कि टीपू सुल्तान जो है वो ट्रैवनकोर पे अटैक कर देता है। कारण क्या है कि ट्रैवनकोर पे अटैक करने का, कि ट्रैवनकोर जो है वो एक जगह है जालकोट्टा और कैन्नौर। ठीक है, जालकोट्टल एंड कैन्नौर, ये दोनों जगह जो है वो डच से जो है ट्रैवनकोर खरीद लेता है। ठीक है, और टीपू सुल्तान का ये मानना है, या फिर मैसूर का ये जो कोचीन वाला जो एरिया है, जो आप लोग को मैप ने मैप में दिखाया था कि ये जो कोचीन का एरिया, ये मैसूर का ही हिस्सा था। ठीक है, तो कोचीन को मैसूर मानता था ये मेरा हिस्सा है, फ्यूडेटरी मेरा फ्यूडेटरी है। ठीक है, तो जालकोट्टा और कैन्नौर वाला हिस्सा अगर डच से ट्रैवनकोर ले लिया है, तो टीपू सुल्तान का ऐसा इच्छा था कि ये जो एरिया है वो मुझे मिलना चाहिए, ना कि ट्रैवनकोर को। और ट्रैवनकोर ने इस एरिया को खरीदा है, तो एक तरह से ट्रैवनकोर ने टीपू सुल्तान के सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। ठीक है, तो इसीलिए टीपू सुल्तान जो है ट्रैवनकोर को पे अटैक कर देता है। और यहाँ भी यही कहानी है, ट्रैवनकोर का जो अलाई है, जो मित्र है, वहां पे ब्रिटिश है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रैवनकोर का अलाई होता है, क्योंकि ट्रैवनकोर से ही एक ऐसा जगह था जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ब्लैक पेपर का, काली मिर्च की ट्रेडिंग होती थी यहाँ से। तो एकमात्र सोर्स यही था। तो इंग्लैंड इसको अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि इस काली मिर्च की में बहुत सारा कमाई था उनका इंग्लैंड का। तो ट्रैवनकोर को सेव करना इनके हक में है, तो इसको सेव करेंगे ही। तो इसी वजह से फिर से मैसूर और ब्रिटिश फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे 1790 और 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध के दौरान 1790 में युद्ध शुरू होता है। 1790 में जो है टीपू यहाँ पे डिफीट कर देंगे इंग्लिश खेमे को, जो कि वो लीड कौन कर रहा था, जनरल मीडो। जनरल मीडो यहाँ पे लीड करते हैं इंग्लिश को, और यहाँ पे टीपू सुल्तान उनको हरा देता है। ठीक है, फिर 1791 में जो है कॉर्नवालिस लीड करेगा आके ब्रिटिश को, वहां पे भी इंग्लिश को हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो दो दो जगह से 1790 1791 में ब्रिटिश खेमा हारता है। तो ये अल्टीमेटली क्या करेंगे कि मराठा और निजाम को फिर से अपने ओर लाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड वाले, और ये तीनों मिलकर युद्ध करेंगे मैसूर के खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब तीनों मिलकर युद्ध करते हैं, तो टीपू सुल्तान वहां पे बहुत ब्रेवली लड़ता है, लेकिन वो वहां हार जाता है, और उसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करना पड़ जाता है मजबूरी बस। ठीक है, देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो इनकंक्लूसिव रह गया था, वहां पे टीपू सुल्तान सरेंडर नहीं करता, लेकिन हुआ क्या था कि फ्रेंच का जो सपोर्ट था मैसूर को, वो फ्रेंच वालों ने हटा लिया, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में जब खत्म हुआ वहां पे, तो वहां पे जब ट्रीटी हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस उसी वजह से यहाँ से फ्रांस जो है जो मैसूर का सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो मैसूर का जो जो रूलर उस समय टीपू सुल्तान था, वो बहुत ही समझदार था। वो देखा कि अगर फ्रांस का भी सपोर्ट नहीं रहेगा और ऑलरेडी निजाम और मराठा इंग्लैंड की तरफ से हैं, तो ऐसे में युद्ध जीतना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने मैंगलोर की ट्रीटी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में साइन कर दी थी। ठीक है, अब देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हो रहा था। 90 में 91 में टीपू सुल्तान जीत गया था इंग्लिश पे, लेकिन उसके बाद कॉर्नवालिस जो है इंग्लिश खेमा क्या करे, मराठा निजाम को अपने ओर ले आएंगे और युद्ध करेंगे। और उस युद्ध में फिर टीपू सुल्तान का पराजय होगा और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम उनको साइन करना पड़ता है। इस ट्रीटी के तहत क्या होगा कि मैसूर का जो आधा टेरिटरी, लगभग आधा टेरिटरी जो है वो ब्रिटेन ले लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी, और वो आपस में निजाम को और मराठा को उसमें से, उस जीता हुआ टेरिटरी में से उसको अपना शेयर दे देता है। ठीक है, एज ए वॉर डैमेज 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान से मांगा जाएगा, जिसमें हाफ जो मनी है, मतलब 1.5 करोड़ इमीडिएट पे करना था, और 1.5 करोड़ जो है टीपू सुल्तान को धीरे धीरे करके पे करना, क्योंकि उसके पास उतने भी पैसे उस टाइम पे नहीं थे। तो उसके एवज में क्या किया अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान के जो बच्चा है, उनका जो एक बेटा है, उनको हॉस्टेज बना लिया जाता है, उनको बंदी बना लेगा अंग्रेजों ने। अंग्रेज उसको बंदी बना के ले जाएंगे, और ये करार किया जाएगा कि जब वो आधे मनी को फिर से 1.5 करोड़ रुपए जब दे देंगे, तो उनका टीपू सुल्तान का बेटा को वापस कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे करके टीपू सुल्तान उन पैसों को, पूरा पैसों को दे देगा, और टीपू सुल्तान का बेटा फिर से टीपू सुल्तान के पास चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार समाप्त होता है। फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार लड़ा जाएगा 1799 में। उस टाइम में देखिए उसका कारण क्या था कि वेलेस्ली आ चुका था, इंग्लैंड का जो अंग्रेजों का जो लीड कर रहा था, वहां पे गवर्नर जनरल कौन था, वेलेस्ली था।
तो उसकी जो है सब्सिडियरी अलायंस शुरू किया गया था वेलेस्ली के द्वारा, जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के लिए टीपू सुल्तान को भी ये इंग्लिश वाले बोलेंगे कि आप सब्सिडियरी अलायंस हमारे साथ साइन करो, लेकिन टीपू सुल्तान इसके लिए नहीं तैयार होता और सब्सिडियरी अलायंस नहीं साइन करता है, ठीक है। और उसी टाइम में टीपू सुल्तान जो है वो फ्रेंच से उसकी नज़दीकियाँ फिर से बढ़ना शुरू हो गया था। तो वेलेस्ली क्या है, एक चार्जशीट फाइल करता है टीपू सुल्तान के खिलाफ कि उसमें ये चार्जशीट में ये बताया गया कि टीपू सुल्तान जो है निज़ाम और मराठा से कंस्पिरेसी, ये तीनों मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे हैं। टीपू सुल्तान निज़ाम और मराठा को अपनी ओर मिला के ब्रिटेन के खिलाफ, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारत में कंस्पिरेसी कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। तो इसी चार्जशीट के आधार पे जो है अंग्रेज क्या करेंगे, टीपू सुल्तान पे अटैक कर देंगे, जिसके फलस्वरूप जो है 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाएगा। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान युद्ध में मारा जाएगा 1799 में। इसमें भी यही होगा, निजाम जो है और मराठा है वो इंग्लिश के सपोर्ट में आ जाएंगे और इंग्लिश फिर से इसको बोलेगा कि जो भी टेरिटरी जीता जाएगा वो आप लोग के बीच में शेयर किया दिया जाएगा, ठीक है। तो निजाम मराठा उससे इंग्लिश के साथ हो जाएंगे और अटैक कर देंगे टीपू सुल्तान पे। टीपू सुल्तान मारा जाता है और इसके साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है। और जो भी टेरिटरी जो मैसूर वाला था वो तीनों आपस में मिलके बांट लेते हैं एज फॉर देयर एग्रीमेंट। जैसा एग्रीमेंट उन तीनों में हुआ था उस हिसाब से जो मैसूर वाला जो पार्ट जीता गया है उसे उन लोग आपस में बांट लेंगे। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो है, वॉरियर फैमिली, जो वॉरियर डायनेस्टी पहले से चल रहा था, उसी फैमिली का एक वंशज होता है जो कि अभी माइनर है, उनका 18 साल भी उम्र नहीं पूरा हुआ है, उसे उस वॉरियर फैमिली का जो महाराजा घोषित कर देगा और उनसे सब्सिडियरी अलायंस साइन करवा लेता है। तो इस तरह से मैसूर को भी इंग्लिश अपने अंदर सब्सिडियरी अलायंस में ले आते हैं और जो माइनर जो सन है जो वहाँ पे वॉरियर फैमिली का जो है उनको वहाँ पे महाराजा घोषित कर दिया जाता है। तो इसी के साथ आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो जाता है 1799 में। अब देखिए हम लोग पहले कुछ पॉइंट्स टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था, ठीक है। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को बोला जाता था, ठीक है। टीपू सुल्तान को पायोनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। रॉकेट टेक्नोलॉजी जो भारत में है उसका देन क्या है, श्रेय किसको, टीपू सुल्तान को जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वहाँ कहाँ पे प्लांट किया था, एक पेड़ लगाया था ट्री ऑफ लिबर्टी जिसका नाम दिया गया श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम क्या थी, टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, राजधानी थी, ठीक है। वहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। अब देखिए टीपू सुल्तान जो है वो श्रृंगेरी टेम्पल जो है वहाँ पे शारदा देवी का जो है मूर्ति स्थापित करता है श्रृंगेरी टेम्पल में। और देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये कुर्ब्स और नायर्स जो कि हिंदू कम्युनिटी से थे उनको ये क्रश करता है, लेकिन उसके साथ साथ मोपला जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, उसको भी ये लोग टीपू सुल्तान के द्वारा क्रश किया जाता है। व्हेन दे डिफाइड हिज अथॉरिटी, जब उसके अथॉरिटी को मानने से इनकार करते हैं तो ये लोग उस पर टीपू सुल्तान मोपला का भी क्रश करेंगे, मोपला को भी दबाएंगे और कुर्ब्स और नायर्स को भी दबाएंगे। इस तरह से हमने देखा एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, क्या क्या उसके कॉज थे, क्या उसके सिग्निफिकेंस थे वॉर के बाद, उसका का रिजल्ट क्या आया और किस तरह से अंग्रेज ने मैसूर को अपने अंदर मिला लिया सब्सिडियरी अलायंस के तहत। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में, कारण जानेंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।